इकोनॉमिक्स विद निशा इस चैनल में आपका स्वागत है। 12वीं अर्थशास्त्र के एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को आपके पास लेकर आई हूँ, जो स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। वो है फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक का कार्य। तो चलिए बच्चों, समझते हैं हम कि केंद्रीय बैंक किसी देश का क्या होता है। तो किसी भी देश के जब केंद्रीय बैंक की बात की जाती है बच्चों, तो वो एक ऐसी संस्था होती है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जिसके पास कई अथॉरिटी होती है जो अन्य किसी के पास नहीं होती। उन अथॉरिटीज में से एक है बच्चों कि उसे करेंसी निकालने की अथॉरिटी होती है, करेंसी निकालने की, नोट छापने की अथॉरिटी होती है। उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो पूरे देश में मनी की सप्लाई को कंट्रोल कर सके, मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सके। इसके अलावा बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो गवर्नमेंट को अपनी राय दे सकती है और गवर्नमेंट के भी जो भी आय और व्यय होता है, इनकम या एक्सपेंडिचर होता है, उस पूरे का वह लेखा जोखा रखने का काम या अकाउंटिंग करता है। वो किसकी? गवर्नमेंट की इनकम और उसके एक्सपेंडिचर की। तो ये तीन फंक्शन अगर किसी भी देश का कोई एक बैंक कर रहा है, देन डेफिनेटली आप कहिए कि वो उस देश का सेंट्रल बैंक है। तो जैसे हमारे भारत में सेंट्रल बैंक है, ठीक वैसे ही विश्व में सभी देशों के पास अपना एक सेंट्रल बैंक है और उनके फंक्शंस सेम ही हैं। कैसे सेम है? कि उनके पास भी करेंसी अथॉरिटी जिसे हम कहते हैं वो है। उसके अलावा वो मनी सप्लाई पे अपने देश में पूरा कंट्रोल रखने की उनके पास व्यवस्था है। इसके अलावा उनके जो भी गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट के इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों का अकाउंटिंग करने का काम किसी भी देश का सेंट्रल बैंक करता है। तो अगर ये तीन काम कोई बैंक कर रहा है, देन डेफिनेटली कहिए कि वो सेंट्रल बैंक है। अब समझिए कि ये सेंट्रल बैंक जो होता है उसके अन्य दूसरे क्या क्या कार्य होते हैं। लेकिन एक ओवरलुक कर लें बच्चों पहले अपने भारत देश की। तो हमारे भारत देश में हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई, जिसे विथ रिस्पेक्ट हम कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और थोड़ा आपको बुक से ज्यादा इसके बारे में इतना जानने की जरूरत है कि आखिर ये बैंक अस्तित्व में कब आया। अक्सर कंपटीशन एग्जाम्स में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। तो आपको कुछ बातें आरबीआई की याद रखनी है कि ये बैंक बना है 1934 के हिल्टन यंग कमीशन। रिक्वायरमेंट थी, उनकी जो सजेशंस थी, उन सजेशन के आधार पर ये बैंक बना है। एक बार फिर आपको बता दूं कि आरबीआई जो है उसका गठन किया गया है 1934 के हिल्टन यंग कमीशन के सजेशंस पे। तो ये 1934 एक्ट के तहत बना हुआ है। इसके अलावा आपको याद रखना है बच्चों कि ये बना 1935 में है। और उसके साथ एक और बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि देश की आजादी के बाद ये सीधे हमारा सेंट्रल बैंक नहीं बन गया था बच्चों। 1949, ये 3 साल आप याद रखिएगा। 1949 में जब ये नेशनलाइज्ड हुआ, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, तब ये बना देश का सेंट्रल बैंक। तो व्हेनेवर यू रोट द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, जब भी आप सेंट्रल बैंक के कार्यों को लिखे तो उसके इंट्रोडक्शन में ये बात जरूर डालिएगा कि 1949 में ये भारत के सेंट्रल बैंक के रूप में अस्तित्व में आया। उससे पहले ये बैंक था, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों इसके फंक्शंस की कि इस सेंट्रल बैंक के क्या क्या कार्य होते हैं। तो अगर पहले काम की मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है बेटा इशू करेंसी, नोट निर्गमन का अधिकार जिसे हम कहते हैं, या नोट जारी करने का अधिकार। तो आपको इसके साथ ही बच्चों जब कभी भी आप किसी को बताओ तो बताओ कि वो ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि उसके पास करेंसी अथॉरिटी होती है, जो और किसी भी कमर्शियल बैंक या किसी भी फाइनेंस कंपनी
या खुद मैं कहूँ इंडियन गवर्नमेंट के पास भी 1 रुपए के नोट बस निकालने का हक था, उसके बाद कोई नोट निकालने का हक नहीं है। और वो सभी नोट निकालने का हक किसको है? हमारे देश के सेंट्रल बैंक को। तो सेंट्रल बैंक वो होता है जिसके पास करेंसी अथॉरिटी हो, जो नोट का निर्गमन करे। अब जब ये नोट निकालता है बच्चों, तो वो नोट कैसे होते हैं? वो ऐसे होते हैं कि जिसे हम कहते हैं असीमित विधिग्राह्य। इसके द्वारा छापे गए नोटों को देश में कोई व्यक्ति भी लेने से मना नहीं कर सकता। पूरे देश में एकरूपता बनी रहती है, पूरे देश में नोटों में लोचशीलता बनी रहती है, क्योंकि छापने वाली इकाई सिर्फ एक है, कोई और नहीं है बच्चों। तो पूरी कंट्रोलिंग होती है इसकी अपने हमारे देश की करेंसी पर। और सिर्फ इसी की नहीं, हर वो सेंट्रल बैंक जो अलग अलग देशों में काम करता है, उसके पास ये अथॉरिटी रहती ही है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछा जाता है। स्टेट बोर्ड में तो मैंने अधिकांश देखा है, और सीबीएसई बोर्ड के भी कई सालों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैंकर ऑफ गवर्नमेंट, इसको एक्सप्लेन कीजिए कि कैसे जो हमारे देश का सेंट्रल बैंक है या आरबीआई है, वो सरकार का बैंक है। तो बच्चों, व्हेनेवर यू डिफाइन दिस, यू हैव टू एलोबरेट द थिंग्स। जब भी आप इसे डिफाइन करें तो आपको कई चीजों को बहुत विस्तार से बताना होगा कि कैसे। तो सबसे पहले आपको बताना होगा गवर्नमेंट और इस बैंक का रिश्ता। जिस तरह हम अपने बैंक में पैसे जमा करते हैं, उसे निकालते हैं बच्चों, और साथ ही साथ हमें जब पैसों की जरूरत होती है तो हम अपने बैंक से लोन भी लेते हैं। सेम थिंग ये सेंट्रल बैंक जो है वो सरकार के लिए करता है। वो सिर्फ सरकार के पैसे जमा नहीं करता, उनके बदले में वो जो भी ऋण देना है, मतलब ब्याज देना है, किसी दूसरे देश को कर्ज देना है, वो सब गवर्नमेंट के बिहाफ पर ये करता है। मतलब पैसे जमा भी करता है, निकालता भी है, और प्लस जब सरकार को जरूरत होती है कर्ज की, ऋण की, तो ये उनके लिए वो व्यवस्था भी करता है। मतलब हमारा जो हमारे बैंक के साथ संबंध होता है, एज इट इज सरकार के साथ भी इसका वही संबंध होता है। तो सिर्फ बैंकिंग कार्यों की वजह से नहीं बच्चों कि वो सरकार का बैंक है, आपको और बताना पड़ेगा, क्योंकि ये एडवाइजर है सरकार का, ये सलाहकार है, ये सरकार को सलाह देता है। वो बताता है कि आपको अभी घाटे की वित्त व्यवस्था की जरूरत है, मतलब बजट में किस तरह के बजट की जरूरत है। वो ये बताता है कि हमारे देश में अभी जो महंगाई है, वो महंगाई की बढ़ती हुई दर कैसी है, उसके लिए किस तरह की नीतियां बनानी चाहिए, हमको फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसा रखना चाहिए, हमको जो विदेशों के साथ व्यापार हो रहा है उसकी नीति कैसी रखनी चाहिए। ये सब सलाह देने का काम सेंट्रल बैंक करता है। तो वो एक तरह से सरकार का एडवाइजर भी होता है। उसके बाद बच्चों, वो एजेंट होता है गवर्नमेंट का। ये भी ध्यान रखना है आपको कि वो एजेंट होता है गवर्नमेंट का। जितने भी तरह के लेन देन होते हैं ना, जैसे मैं अभी आपको उदाहरण दूं कि राफेल का जो सौदा फ्रांस के साथ हमारे देश का हुआ है, तो वो पैसे हमारी गवर्नमेंट डायरेक्ट फ्रांस को नहीं देगी, गवर्नमेंट के बिहाफ पे रिजर्व बैंक उस पैसे का भुगतान करेगा। तो वो क्या है? वो सरकार का एक प्रतिनिधि है। सरकार जब भी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंचों पे जाती है, अपनी बात को रखती है, उस समय आरबीआई के भी कुछ सदस्य उनके साथ होते हैं बच्चों। तो यहाँ आपको समझना है कि वो एजेंट है हमारी गवर्नमेंट का। हर तरह के आर्थिक लेन देन या जो समझौते होते हैं उसमें आरबीआई भी शामिल होती है, और सरकार के बिहाफ पे वो उन समझौतों को पूरा करती है। पैसे का भुगतान करना है तो पैसे का भुगतान करती है, पैसा लेना है तो पैसा लेती है। गवर्नमेंट का जो सब खाता है बच्चों, उसको पूरा हैंडल करने का काम यही सेंट्रल बैंक करता है। तो इन तीन काम को करने के कारण बच्चों इसे सरकार का बैंक कहा जाता है। तो जब भी आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन आए, आपको लिखना पड़ेगा ये गवर्नमेंट का बैंक है, ये गवर्नमेंट का एडवाइजरी कमेटी है, ये गवर्नमेंट का एजेंट है, और इस वजह से ही हम इसे सरकार का बैंक कहते हैं। अब आगे चलती हूँ कि आखिर इसे बैंकों का बैंक, बैंकर्स ऑफ बैंक क्यों कहा जाता है।
तो इसे समझिए बच्चों, हमारा जो 1934 का एक्ट है ना, जिसके तहत इसकी स्थापना हुई थी, और 1949 में जब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, तो इसका मेन दायित्व, इसके मेन जो कार्य थे उसमें ये बताया गया कि पूरे देश की बैंकिंग प्रणाली को रेगुलेट करना और कंट्रोल करना। ध्यान दीजिएगा दो शब्द, ये रेगुलेट भी करता है और ये कंट्रोल करने का काम भी करता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, जो भी कमर्शियल हमारे बैंक है, लिस्टेड बैंक, तो उनमें अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों, उनके पास अगर कोष खत्म हो जाए या कैसी भी विपदा आ जाए उनके ऊपर, जैसे अभी पीएनबी का बहुत बड़ा घोटाला हुआ जिससे उसके अपना जो कोष था वो कम हो गया, तो उस वक्त यही बैंक उनकी मदद करता है। वो अल्पकालीन ऋण देता है, शॉर्ट टर्म जो है वो उस तरह के कर्ज देने का काम करता है। ये सेंट्रल बैंक उनको संभालने का काम करता है। इसके अलावा ये सेंट्रल बैंक ही अपनी नीतियों से ये तय करता है कि बाकी बैंक कितना पैसा दूसरे को उधार देंगे, लोगों के पास वो कितना पैसा उधार देंगे, कितना लोन सर्कुलेट करेंगे इकोनॉमी में, ये भी डिसाइड करता है यही सेंट्रल बैंक। अब माइंड में आ रहा होगा मैम कैसे, तो ये दो चीजें आप समझिए, एक होती है CRR और एक होती है बच्चों हम लोग जिसे LRR कहते हैं। ये दोनों क्या है कि रिजर्व बैंक के पास बाकी सभी बैंकों को जो भी CRR तय की गई है, नगद कोष तय किया गया है, मतलब अगर बैंक की पूंजी 5 लाख है और इसने तय कर दिया है कि उसमें से 1 लाख रुपए आपको मेरे पास जमा करने हैं, तो वो पैसे वहां बाकी बैंकों को जमा करने होते हैं। इसके अलावा इसने ये तय कर दिया है कि आप 1 लाख मेरे पास जमा करेंगे और 1 लाख अपने पास रखेंगे, उसके बाद जो पैसे बचते हैं आप सिर्फ उसी को लोन देने में यूज कर सकते हैं। तो अगर इसने ये तय कर दिया है तो सभी बैंकों को ये मानना ही पड़ता। और इसके अलावा अगर बैंकों को किसी तरह की प्रॉब्लम हुई तो ये जो CRR जमा है इसके द्वारा या फिर इनको ऋण देकर बच्चों वो उनकी मदद करता है, उनको और जनता के पैसे को डूबने से बचाता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको इसके साथ याद रखना है बच्चों की, आखिर ये ऋण देता कैसे है। बहुत आसानी से सुन लिया आपने कि ये कर्ज देता है, तो ये कर्ज क्या जैसे हम लोग लोन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं वैसा देता है? बिल्कुल भी नहीं। आपको ये शब्द याद रखना है जिसे हम कहते हैं विनिमय बिलों पर कटौती। तो ये जब कर्ज देता है बच्चों तो ये विनिमय बिलों पर पुनर्कटौती करके कर्ज देता है, मतलब सीधे उधार के लिए किसी तरह का फॉर्म नहीं भरना है, बल्कि विनिमय बिल लेके जाते हैं बैंक इसके पास और ये उस पे पुनर्कटौती करके उसकी दर को बढ़ाकर ऋण देता है। और एक बात इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है कि ये जो भी बैंकों को ऋण देता है वो दीर्घकालीन नहीं होता। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, इसके बाद आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में इसे याद रखेंगे कि ये जो भी ऋण देता है वो 15 डेज से 90 डेज के लिए देता है, बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है और बिना सिक्योरिटी के तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये सिक्योरिटी रखकर ही वो फिर चाहे बैंक का एडवेंचर हो, बैंक की जो प्रतिभूतियां हैं वो हो, या बैंक का कोई एसेट या संपत्ति हो, उसका कागज रखकर ही ये ऋण देता है। तो ये कुछ बातें जब आप इस पॉइंट को डील कर रहे हो तो आपको लिखना होगा कि ये बैंकों का बैंक इसलिए है क्योंकि ये बैंकों को कंट्रोल भी करता है और बैंकिंग प्रणाली को रेगुलेट भी करता है, दोनों काम करता है। और किस किस तरह से इस काम को करता है, वो CRR और LRR के तहत ये तय कर देता है कि कोई बैंक कितना पैसा अपने पास रखेंगे, कितना पैसा RBI के पास रखेंगे और कितने पैसे को वो उधार दे सकते हैं। तो कंट्रोलिंग हुई ना। इसके अलावा अगर बैंकों को कभी जरूरत हुई उधार की या पैसे की तो वो विनिमय बिलों की कटौती करता है और बैंकिंग प्रणाली को रेगुलेट करता है ताकि किसी तरह की कोई परेशानी जनता को ना हो, इकोनॉमी को ना हो। प्लस आपको याद रखना है बच्चों कि जब भी ये
उधार देगा दूसरे बैंकों को, तो आपको ध्यान रखना है बिना सिक्योरिटीज के ये कभी नहीं देता, और अल्पकालीन ऋण ही देता है, ये बैंकों को दीर्घकालीन ऋण नहीं देता और दे भी नहीं सकता, क्योंकि इसे अपने पास गवर्नमेंट के पैसे को रखना है और समय समय पर उसका भुगतान करना है। ऐसे में वो अपने पैसे इनको उधार के रूप में बहुत लंबे समय तक देना इस बैंक के लिए भी सही नहीं होगा। तो ये कुछ कारण है बच्चों, और आपको इस तरीके से इस पॉइंट को एक्सप्लेन करना होगा। अब हम देख लेते हैं कि क्रेडिट कंट्रोल ये बैंक कैसे करता है। तो जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि CRR और LRR, बिल्कुल ऐसे ही कई इसके हथियार हैं बच्चों, जिसे हम CRR, SLR के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जिसे हम खुले बाजार की क्रियाएं के नाम से जानते हैं, कि ये अलग अलग क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, मतलब गुणात्मक और मात्रात्मक कई रीतियां अपनाता है बैंकों के ऊपर नियंत्रण करने के लिए और उनके ऊपर खासकर क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए, ताकि वो ज्यादा पैसे उधार ना दे। क्योंकि अगर बैंक बहुत पैसे उधार देने लगते हैं बच्चों, तो ये भी महंगाई बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण होता है, और अपनी इकोनॉमी को बचाए रखना सेंट्रल बैंक का काम होता है, इसलिए वो इस पे नियंत्रण करता है ये सारे कई नीतियों को अपनाकर। और इसके वीडियो को आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि किस तरह की नीतियों को अपनाकर वो साख का नियंत्रण करता है। जब उसे ऐसा लगने लगेगा कि लोगों के पास मनी कम है और सर्कुलेट करने की जरूरत है, तब वो इन्हीं सब में छूट दे देता है बैंकों को, और इतनी छूट देता है कि बैंक आसानी से ज्यादा पैसे लोगों को उधार के रूप में देते हैं। तो अब आपको याद रहेगा ना कि जैसे ही दशहरा और दीपावली आती है, 0% फाइनेंस पर बैंक क्यों देने लगते हैं उधार, क्योंकि ऊपर से RBI इकोनॉमी में सर्कुलेशन बढ़ाना चाहता है, मनी की उत्पादन बढ़ाना चाहता है, तो उस वक्त के लिए वो ढील देता है और बैंक ज्यादा से ज्यादा लोगों को उधार देने लग जाते हैं ताकि लोग मांग करें। अब हम देखते हैं कि ये अंतिम ऋणदाता के रूप में कैसे काम करता है। तो बच्चों यहाँ पर भी आपको यही समझाना होगा कि ये जो बैंक है वो किसी भी बैंक को पैसे देता है जब उसे पैसों की जरूरत हो, और मैंने बताया ही कि तरीका आपको क्या याद रखना है, बिना सिक्योरिटी के नहीं देगा, अल्पकालीन शॉर्ट टाइम के लिए ही ये देगा, और साथ ही में जब भी ये ऋण देगा बच्चों, तो आपको याद रखना है ये विनिमय बिलों की पुनर्कटौती करेगा, उसके बिना, ये एक्सचेंज बिल के बिना उन्हें डायरेक्ट लोन नहीं देता है। इसके अलावा बच्चों सेंट्रल बैंक का एक और फंक्शन है कि क्लियरिंग हाउस फंक्शन। अब ये क्या होता है, सभी जितने भी बैंक हैं उन सब का खाता सेंट्रल बैंक में होता है। तो आपने कभी ये सोचा है कि आप किसी दूसरे बैंक का चेक लेकर अपने बैंक में जाते हैं, तो फिर वो जो भी है उसको कहां से वो पैसे मिलते हैं कि वो तुरंत आपके खाते में डाल देता है, क्योंकि चेक तो आप उस बैंक का लाए नहीं। अब इसे मैं इस तरीके से समझाऊं कि एक A बैंक है और एक B बैंक है, और A बैंक 10,000 का चेक A बैंक के पास आया, किसका? B का। और ठीक वैसे ही ये B बैंक के पास 15,000 का चेक आया बच्चों, किसका? A बैंक का। अब इन लोग अगर आपस में इस तरह का लेन देन करने लगे तो इनको कांटेक्ट करना पड़ेगा, उस बैंक से पैसे मांगने पड़ेंगे, पूरी हिसाब लिखा पढ़ी सब कुछ करना पड़ेगा और टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसी के लिए बैंक क्लियरिंग हाउस की सुविधा देता है हमारा सेंट्रल बैंक। इसमें सभी बैंकों के खाते हैं। जैसे ही इस तरह का चेक आता है, क्लियरिंग हाउस को बता दिया जाता है चेक नंबर इतना, अमाउंट इतना, और उसे तुरंत वो चेक करता है कि हाँ ये इस बैंक का इतना चेक नंबर इश्यू हुआ है, और मैच करने के बाद तुरंत दोनों बैंक के खाते में, एक में 15,000 डालेगा और उसका 10,000 निकाल के दूसरे में डालेगा। तो इस तरीके से ये काम क्लियरिंग हाउस का कर देता है हमारा सेंट्रल बैंक ही। तो इससे बाकी बैंकों का जो पैसा है वो तो बचता ही है, मनी इधर से उधर नहीं होती, दूसरा टाइम भी बचता है। तो ये सेंट्रल बैंक का एक महत्वपूर्ण काम है बच्चों कि ये क्लियर कर देता है जो भी जिसका भी जिस बैंक को जिस बैंक से जो लेना है उनके लेन देन को वो इजी कर देता है हमारा सेंट्रल बैंक।
इसके अलावा जो एक और काम ये करता है बच्चों, वो है ये कस्टोडियन है हमारे फॉरेन एक्सचेंज का। हमारे पास जो भी विदेशी मुद्रा है, जापान की एन है या फिर सऊदी अरब की दीनार है, हमारे पास अमेरिका की डॉलर है, उस पूरे भंडार को बचा के रखने का, उसके कस्टोडियन के रूप में काम करने का काम करता है हमारा सेंट्रल बैंक। वो सरकार को सलाह देता है कि कब हमें कौन सी विदेशी मुद्रा खरीदनी है, कितनी मात्रा में है, और जरूरत पड़े तो वो फिर उस विदेशी मुद्रा को बेचता भी है। कुल मिलाकर हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ के साथ, वृद्धि के साथ स्टेबिलिटी लाने का काम अगर कोई करता है बच्चों, तो वो हमारे देश का सेंट्रल बैंक है। और जब कभी आप इसके फंक्शन को बताएं तो उसके बाद एक प्रेजिंग वर्ड जिसे कहते हैं कि शाबाशी के शब्द, वो जरूर अपने सेंट्रल बैंक के लिए दीजिएगा कि यही वो संस्था है जो हमारे देश में समृद्धि, विकास और स्थिरता लाने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से काम कर रही है। हम आप आरबीआई को ज्यादा नहीं जानते, हम अपने कमर्शियल बैंक को जानते हैं, लेकिन आरबीआई उन सब के पीछे खड़ा वो गार्जियन है जो हमारी इकोनॉमी को डेवलपमेंट की ओर ले जाता है, उसकी ग्रोथ को बढ़ाता है और उसकी स्टेबिलिटी को बनाए रखने का हर संभव प्रयास करता है। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आप सेंट्रल बैंक के फंक्शन को अच्छी तरह समझे होंगे। पॉइंट्स के डिटेल में बच्चों हमेशा टू द पॉइंट आंसर लिखिए, और ऐसा जो हो दूसरों से डिफरेंट, और डेफिनेटली मैं हमेशा आपको बताऊंगी आंसर दूसरों से थोड़ा डिफरेंट। इंतजार कीजिए मेरे नए वीडियो का और चैनल पर बने रहिए। आई एम ऑलवेज विथ ऑल माई स्टूडेंट्स।